तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज पीसीएस 26 के लिए। दोस्तों इसका हम लोगों ने पहली टेस्ट सीरीज कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था 2 पार्ट में, और दोस्तों हम लोग दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और दूसरी का हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसी दूसरी टेस्ट सीरीज का यहाँ पर जो दिया है, दूसरी टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 हम लोग यानी पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आधा हम लोगों का बचा हुआ पार्ट था। तो दोस्तों आपको अगर जो पीडीएफ की शिकायत रहती है, इसका पीडीएफ हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया है। उसी टेलीग्राम पर जाएंगे दोस्तों तो वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सभी तरह के पीडीएफ। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं देख सकते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत बढ़िया। आपको नीचे कुछ सम्मेलन दे दिए गए हैं और कह रहे हैं कि कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है। तो दोस्तों ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित वियना कन्वेंशन 1985, वियना कन्वेंशन 1985, किगाली समझौता दोस्तों 2016 में हुआ था, किगाली समझौता 2016, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये तीनों के तीनों जो सम्मेलन हैं ये ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 62 में जो लिखा गया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो छाता विधान नाम सुनते ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर तुक्का भी लगा देंगे तो भी लग जाएगा। छाता विधान इसका मतलब क्या है, जो वन्य जीवों को मतलब एक तरह से छाया प्रदान करे। छाता तो हम लोगों को छाया देता है ना, तो उसी तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा वन संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी पर्यावरण को बचाने का अधिनियम जो हुआ था 1986 में। यही है ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहां आपको कंफ्यूजन होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण वन्य जीवों को बचाने के लिए है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये केवल वनों के लिए है। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो लिखा है 63 में, जरा हम लोग देखें। कह रहे हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर हमें अच्छे से आंसर देना है, सही ऑप्शन को चुनना है। देखें हम लोग, पहले ऑप्शन में पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं यह जड़त्व के नियम कहलाता है। जी दोस्तों बिल्कुल, न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई बॉडी विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, मूविंग अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आप लोग बस वगैरह में बैठे रहते हैं, एक बाइक बस वाला ब्रेक मार देता है तो आप लोग आगे की तरह दोस्तों लड़ जाते हैं, तो यही इसका नियम है। तो ये वाला सही है। कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, यही बात अभी मैंने आपको बताया। तो यहां दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दोनों के स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। बहुत बढ़िया। एक तरफ आपको दोस्तों कुछ पंचवर्षीय योजनाएं दे दी गई हैं और दूसरी तरफ उसके वर्ष दे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है उसी को हमें पकड़ना है, उसी को बताना है। इसका मतलब यह हुआ 4 में से एक ही सही है, 3 गलत है। तो यहां पर दोस्तों हम सबसे पहले देखें, योजना अवकाश के दे दिए हैं 1966 से 67, जो कि पहले ही गलत है दोस्तों। योजना अवकाश 2 बार आया था, 1966 से 1969। तो यहां पर 67 की जगह 69 होना चाहिए था, सॉरी 1969। तो 1966 से 1969 के बीच हुआ था, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और यहां पर दोस्तों रोलिंग प्लान अनवरत योजना जो आई थी वो जनता पार्टी सरकार के द्वारा आई थी जब कांग्रेस पहली बार आ रही थी। तो 1978 से 80 के बीच आया था, 1978 से 80 के बीच आया था। तो यहां पर जान लीजिए ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आई थी 85 से 90 के बीच में, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 8वीं भी जब 85 से 90 है तो 8वीं भी रही होगी 90 से 95, लेकिन नहीं। यहां दोस्तों एक बार फिर योजना अवकाश हुआ था 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश था। तो 1990 से 92 के बीच योजना अवकाश, फिर 92 से 97, 97 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, ऐसे कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे चले दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा जा रहा है,
लॉरेंज वक्र के बारे में इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि ये लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसकी जो इनकम में असमानता होती है, आय में असमानता होती है, उसी का आकलन किया जाता है। दोस्तों ये जान लीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है लॉरेंज वक्र से किसकी गणना की जाती है, तो गिनी गुणांक की गणना की जाती है। आप लोग यहां रख देंगे, गिनी गुणांक की गणना किया जाता है। गिनी गुणांक किसका मतलब आकलन करता है, आय की विषमता का। तो गिनी गुणांक में दोस्तों दो नंबर आते हैं, यहां पर आप जान लीजिए, यदि 0 आता है तो इसका मतलब पूरी तरीके से समानता है, पूरी तरीके से समानता दिखाता है, और 1 आता है तो इसका मतलब पूरी तरीके से असमानता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखे रहेंगे, ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है, तो यहां ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग 67 वाले देखें, तो ये 66 वाले, तो 66 में आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड, यहां पर हमने अभी कौन देखा 65, तो यहां पर हम 66 को देखते हैं। तो 66 में दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं पौधों में जल के ऊपर की ओर संचलन के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़ के आपको अच्छे से सही वाले ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों जानते हैं यह मुख्य रूप से ट्रांसपायरेशन पुल सिद्धांत के द्वारा होता है। ये जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, आप लोग जानते हैं जाइलम, उसमें बड़ी जो जाइलम टिश्यूज होते हैं बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यही कह रहे हैं जाइलम ऊतक में कोशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन जल संचयन का एकमात्र कारण है। तो जहां एकमात्र, केवल, नहीं, ये सब आ जाता है, थोड़ा सतर्क हो जाया करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ एकमात्र नहीं हो सकता, जाइलम ऊतक में कोशिका क्रिया का जल का संचयन एकमात्र नहीं है, इसे वाष्पोत्सर्जन भी इसका कारण है और अन्य भी कारण होते हैं, लेकिन एकमात्र जाइलम ऊतक में ये नहीं है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल आपका यहाँ सही हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, तो ये 67 वाले में जो कह रहे हैं कि कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आप लोग खूब पढ़े होंगे महासागरों की, फलाना महासागर की गर्म जलधारा, फलाना महासागर की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर दोस्तों अटलांटिक महासागर की, यहाँ पर सभी, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा दें, यहाँ पर जितनी जल धाराएं दी गई हैं सब के सब अटलांटिक महासागर की धारा हैं। अब इसमें आपको ठंडी पूछ रहे हैं कि ठंडी कौन है, तो जान लीजिए ठंडी जलधारा आपको यही यहाँ पर ये है, ठंडी जलधारा नहीं है, सॉरी, ठंडी जलधारा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है, बेंगोला भी यहाँ पर ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है, ये फ्लोरिडा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यही अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा नहीं, यह गर्म जलधारा है। तो याद रखे रहेंगे आप। आगे देखें अगर हम लोग 68 में, तो दोस्तों इसमें भी एक फैक्चुअल और कंसेप्चुअल प्रश्न है, कथन पर विचार करके हमें बताना है कि कौन सा सही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट अपना, तो कह रहे हैं सबसे अधिक लवणता यानी साल्ट मृत सागर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये कहीं कहीं ये स्टेटमेंट सही भी हो जाता है, कहीं कहीं गलत, लेकिन जान लीजिए सबसे अधिक लवणता जो लगभग 340 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 340 ग्राम आपको उसमें नमक प्राप्त हो जाता है, तो वो है वान झील। वान झील आप लोग जानते हैं तुर्की में है। और यहाँ जो मृत सागर की बात की है, तो मृत सागर की लवणता 240 ग्राम पर लीटर होती है। तो याद रखिए दूसरे नंबर पर होता है यह मृत सागर, और पहले नंबर पर है वान झील जो तुर्की में है, तुर्की में, याद रखे रहेंगे आप। आगे देखें तो इसका मतलब ये हमारा गलत हम इसको कर ले रहे हैं, समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। जी दोस्तों बिल्कुल, अगर उसमें लवणता बढ़ेगी, उसमें नमक ज्यादा घोलोगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप नमक डालो तो उसका घनत्व कम रहेगा, 2 चम्मच डालो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 3 चम्मच नमक डाल दो थोड़ा और बढ़ जाएगा, बस यही होता है। तो ये दूसरा आपका बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जिस समुद्र का घनत्व लवणता, मतलब जिस समुद्र में जितना ज्यादा नमक होता है यानी जितना उसका घनत्व होता है, उसमें तैरना उतना आसान होता है। आगे देखें, इसलिए दोस्तों नदी की तुलना में समुद्र में तैरना बहुत आसान होता है क्योंकि उसका जल घनत्व बहुत ज्यादा होता है। आगे देखें यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हुआ, ऑप्शन बी केवल 2। आगे देखा जाए दोस्तों अगर 69 में, तो एक तरफ आपको नहर दे दिया गया है, दूसरी तरफ आपको स्थान दे दिया है, तो कौन सा नहर किस स्थान पर है इसको सही सुमेलित करके बताना है। इसका मतलब हमारे पास जो है 3 गलत होंगे, एक ही सही है। तो सही कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया है कील नहर,
कील नहर दोस्तों जी बिल्कुल जर्मनी में है ये, ऑप्शन नंबर ए यही वाला सही है। तो यहाँ पर दोस्तों और जो दे दिया है यहाँ पर ये गोटा नहर दोस्तों ये कहाँ पर है, रूस में नहीं है, यह स्वीडन में है, यह स्वीडन में है, गोटा नहर यह स्वीडन में है। और ईरी तो आप जानते हैं, ईरी एक झील भी है, आप लोग जानते हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं यूएसए में, तो ये तो यूएसए में हो जाएगा। और यहाँ बेलेंट तो वैसे नाम दे दिया, इसका कुछ हमने सर्च किया तो कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यही सही है। तो आगे देखें दोस्तों, अब यहाँ पर गोटा तो मैंने बता ही दिया, यह स्वीडन यहाँ पर लिख भी दिया मैंने। आगे देखा जाए अगर ये क्वेश्चन नंबर ये 70 में, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर देखेंगे दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप लोग देखेंगे अफ्रीका और यूएसए के बीच में, तो वहाँ ये सारगैसो सागर आपको मिलेगा। जो सारगैसो नाम की एक दोस्तों वहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं जली पौधा होता है, उसी के नाम पर ये पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 71 में, तो किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो विभिन्न सागर हैं, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, इन सब के आसपास सटा हुआ देश कौन सा है। तो कैस्पियन का अगर बात करें दोस्तों, तो रूस होता है दोस्तों, रूस, कजाकिस्तान, यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, रसिया होता है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये किर्गिस्तान नहीं होता है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यही किर्गिस्तान नहीं है, बाकी सब हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे एक बार मैप में। आगे देखा जाए अगर हम लोग यहाँ पर 72 में अगर देखें, तो 72 में कह रहे हैं दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण भारत में जो पहाड़ियाँ हैं उनको उत्तर से दक्षिण के सेंस में हमें उसे कौन सा क्रम है ये बताना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम छोटी सी ट्रिक बता देते हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये है अन्नामलाई, नल्लामलाई, सेवराय, यही सब है। तो जान लीजिए नल्लामलाई, ये आपका जवाडी, सेवराय और अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर सी यही सही है। तो कुछ लोग दोस्तों ये नल्लामलाई और अन्नामलाई में कंफ्यूजन होते हैं कौन नॉर्थ में है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर ट्रिक याद कर लीजिए, नल्लामलाई ये आपको नॉर्थ में पड़ जाती है यहाँ पर, यानी उत्तर में है, और ये अन्नामलाई ये दक्षिण में है। तो ये आप याद रखे रहेंगे, नल्लामलाई नॉर्थ की साइड है, अन्नामलाई साउथ की तरफ है। तो एन से नल्ला, एन से नॉर्थ, ये याद रखे रहेंगे तो आपको फंसना नहीं पड़ेगा कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 को देखें, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल सवाल मैप से रिलेटेड। कह रहे हैं कि किस राज्य से तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप अगर तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पहले ही पता लगा लेंगे कि भाई ये आंध्र प्रदेश से निकला हुआ है, आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, ऊपर से महाराष्ट्र उसको दबाया हुआ है, लेफ्ट से कर्नाटक है, ऊपर से महाराष्ट्र है, और दाहिने तरफ से छत्तीसगढ़ है। ओडिशा इससे सीमा साझा नहीं करता है, और आंध्र प्रदेश तो निकला है, आंध्र प्रदेश तो है ही, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है तेलंगाना। तो यही डी, ओडिशा से सीमा साझा नहीं करता। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये कह रहे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी किसके संगम पर स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ट्रिक होता है, मैंने बनाया है अपने खुद को समझने के लिए। यहाँ पर दोस्तों राम अगर आप लोग याद रखेंगे, आर से रुद्रप्रयाग, ए से क्या हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा, एम से मंदाकिनी। तो ये दोस्तों ये आप याद रखे रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा, जैसे मेरा बन गया, तो यहाँ इसका मतलब रुद्रप्रयाग। ए है, यम है, तो ये किसके संगम पर है, आर के, यानी रुद्रप्रयाग के। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे हमने ये मतलब उसका भी बनाया था, अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग, तो उसका मैंने ये नान बना दिया था। तो आगे चले दोस्तों, ऐसे ऐसे आप समझेंगे, जब पढ़ेंगे डिटेल से समझ जाएंगे। आगे देखें अगर हम लोग ये 75 में, तो 75 अगर हम लोग देखें, यहाँ क्या दिया है, जलप्रपात और नदी। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जलप्रपात और नदी से संबंधित, एक तरफ आपको जलप्रपात और दूसरी तरफ नदी दिया है, कौन सा सही है मिलाना है हमें। मिलाने वाले को हम तुरंत मिला देंगे, ये जोग जलप्रपात, जिसे दोस्तों हम लोग गांधी सागर भी जलप्रपात कह देते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ पर है दोस्तों, शरावती नदी पर। ये शरावती नदी पर ए वाला 2 पे गया, और ए वाला 2 पर कहाँ है, बस यही है और कहीं नहीं है। तो एलिमिनेशन मेरा मेथड काम कर गया, तो ये ए वाला आपका उत्तर होगा,
और यहाँ हम कह सकते हैं दोस्तों जो धुआंधार है ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर और जो है दोस्तों कपिल धारा, दुग्ध धारा, ऐसे भी जो है होते हैं वो नर्मदा नदी पर हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर शिव समुद्रम कावेरी और पुनासा चंबल। आगे देखा जाए अगर ये क्वेश्चन नंबर ये 76 में, तो कह रहे हैं दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे देखें, कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो जब सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं उनका क्रम क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, आंख मूंद कर आप लोगों को मालूम होगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का है। और यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर भी दे दिया है इसमें, यानी यूटी को भी शामिल कर दिया है। तो आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब को कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिएगा लिंगानुपात को, आपको बहुत काम आएगा। आगे देखें अगर हम लोग 48, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया था? तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वैसे तो 31 अक्टूबर 2025 था, तो इसको एक महीने के लिए और बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 तक किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, बहुत अच्छा। आपको जनगणना 2011 से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, ऐसे सवाल बनते हैं। अभी यूपी आरओ में दिया था दोस्तों गलत करके, सबसे अधिक जनघनत्व वाला था, उसमें हम लोगों ने बिहार लगाया, जबकि उसके आंसर की में उत्तर प्रदेश दे दिया जो कि गलत था। तो यहाँ सबसे न्यूनतम जनघनत्व दोस्तों सबसे ज्यादा कम किसका है? सबसे कम के मामले में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो यहाँ नागालैंड आप लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड आ जाएगा आपका। आगे देखें, यहाँ क्या है दोस्तों 80 वाले में, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपसे दोस्तों ये प्रगति प्लेटफॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे। तो प्रगति प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी एक ऐसा एक्टिव गवर्नेंस जो चीजों को सही समय पर उसको लागू करे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका ये 82 में। तो इसमें कह रहे हैं कप सिरप में पाए जाने वाले विषाक्त रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग मुख्यतः किस औद्योगिक उत्पाद में किया जाता है? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कप सिरप जो है एक बहुत बड़ा दोस्तों मुद्दा बना था ये दोस्तों इसके मामले में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कप सिरप में पाए जाने वाले जो विषाक्त रसायन है ये किसके उपयोग के लिए, किस औद्योगिक में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है ब्रेक फ्लूइड्स और एंटी फ्रीज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। आगे अगर देखें तो 83 वाले में कह रहे हैं कि लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये लाल मिट्टी के कथन में दोस्तों कौन सा सही है? तो ये सही के मामले में पूछ रहे हैं, तो इसमें आयरन एवं सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। स्वाभाविक बात है, जहां भी लाल आए तो वहां आप समझ जाइए कि यहाँ आयरन का कुछ न कुछ मामला होगा। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, बहुत बढ़िया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना ये कैसे हो, क्या हो? इसका मतलब है कि जो नदियों में अधिक जल है उसको सूखी वाली नदियों में दोस्तों करके चीजों को बैलेंस करें, और क्योंकि वहां पर बाढ़ भी नहीं आएगा और जो सूखे क्षेत्र है उनको पानी भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए 85 में, तो कौन सा जेट इंजन की आवाज डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करता है? तो जेट इंजन की आवाज का डेसिबल कौन प्रदर्शित करता है? तो आप लोग जानते हैं जो ये जेट इंजन होता है बहुत बड़ी मात्रा में आवाज करता है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा यहाँ पर है डेसिबल में है उसी को लगा देंगे तो काम बन जाएगा आपका। यही वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए अगर 86 में, तो 86 में दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे, जरा देखें हम लोग। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सेट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कालक्रम, क्योंकि यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में कालक्रम अपनी आपको ये क्रोनोलॉजिकल प्रश्न बहुत आते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो डी जेनेरियो कहा जाता है,
क्योंकि यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये 1992। अगर दोस्तों अब हम यहाँ पर जो दूसरा दिया है आईपीसीसी का गठन कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1988। आईपीसीसी का गठन दोस्तों 1988 में हुआ था। तीसरे में दोस्तों यहाँ पर जो दिया है स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो दोस्तों इसी सम्मेलन में ये 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसी में घोषित किया गया था। तो ये 1972 में हुआ था, 1972 में। तो ये चौथे वाले को देखें तो करें पहली वैश्विक जलवायु बैठक कब हुई, तो दोस्तों हुई थी 1979 को हुआ था ये जेनेवा में। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले दोस्तों यही स्टॉकहोम वाला होगा। ये 3 यानी तीसरा हमारा सबसे पहले पर आना चाहिए 72, फिर उसके बाद चौथा होना चाहिए था तीसरा, चौथा, और सबसे अंत में कौन होगा 92 में ये हुआ था पहला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर देखा जाए यहाँ तो ST7 में कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसको किया था एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बहुत बढ़िया। ये आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, कह रहे हैं उसको पढ़कर बताना है आपको कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं कि साल, सागवन, शीशम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो नहीं मेरे भाई, ये साल, सागवन, शीशम ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में जो कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जी बिल्कुल पाई जाती है, और यह कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ नहीं होती है। तो दोस्तों यह कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य की रोशनी यहाँ नहीं पहुंच पाती है, बहुत ज्यादा ये घने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखें अगर हम लोग 89 वाले में, तो ये कर्क रेखा से संबंधित दिया है। आप लोग एक बार मैप में जरूर देख लीजिए, एशिया में कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है, अफ्रीका में कितने देशों से गुजरती है, और नॉर्थ अमेरिका में, इन्हीं 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आपको बता दूं मैं, एशिया से 8 देशों से होकर गुजरती है, अफ्रीका से दोस्तों यह 7 देशों से होकर गुजरती है, और यह नॉर्थ अमेरिका से 2 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ ये अफ्रीका से पूछ रहे हैं, करें निम्नलिखित अफ्रीका के आपको कुछ देश दिए गए हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप पढ़ेंगे दोस्तों अफ्रीका वाले में तो पश्चिमी सहारा, माली, मॉरितानिया, अल्जीरिया, मिस्र और यही करके हैं। लेकिन यहाँ सूडान आप देखोगे इसके नीचे है, सूडान और इरिट्रिया नहीं है। तो ये जिसमें 3 और 2 होगा वो गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिक। 1 और 4 आपका केवल यहाँ पर सही बन रहा है। तो आपका यहाँ पर 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे दोस्तों अब हम देखें 90 वाला प्रश्न, एक डायरेक्ट फैक्ट पर ही बेस्ड है। कह रहे हैं कि संविधान सभा चुनाव 1946 का जो संविधान सभा के बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल में, तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को विभाग प्रदान किया गया था, तो 5 सदस्यों को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जैसे दोस्तों मुख्य रूप से लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, रेल मंत्रालय भी एक आदमी को दिया गया था, वाणिज्य भी दिया गया था, तो ऐसे करके 5 लोगों को दिया गया था। आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 91 में कह रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का जो कंसेप्ट है, इसका जो लक्ष्य, इस अंत्योदय की अवधारणा का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य यही है दोस्तों, समाज के जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए नीति का एक केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर ए। देखते ही आप तुक्का भी अगर मारना चाहेंगे, क्योंकि तुक्के से नहीं मारना चाहिए, ये हमें दिमाग में रख के मारना चाहिए क्या हो सकता है, क्यों, थोड़ा सा हमें उसके लिए एक थोड़ा सा वहां पर ब्रेक लेकर उसके बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। वैसे तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आप अगर दुविधा में हैं तो मार सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कह रहे हैं दोस्तों, इसकी स्थापना तो दोस्तों 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था, उस समय आगरा में, लेकिन बाद में दोस्तों इसे इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए अगर 93 में कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता पद का मतलब व्यवस्था की गई है, तो राज्य के महाधिवक्ता पद
आप लोग जानते हैं राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानून मंत्री, मतलब एक तरह से कानूनी वकील होता है ये कह सकते हैं। जैसे वहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता है ना, महान्यायवादी केंद्र में, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है। इसमें अनुच्छेद 165 में दिया है। तो इसी में दोस्तों अगर हम लोग 89 अगर घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 165 में अगर हम लोग 89 अगर यहाँ पर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर 15 में से 9 गए तो हमारा 6 यानी 76, यानी ये जो 76 है ये जो है महान्यायवादी जो केंद्र में होता है उसके लिए हो जाएगा। तो आप ये याद रखे रहेंगे ऐसे। आगे दोस्तों देखा जाए अगर हमारा ये 94, इसमें दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। राज्य दिया है और किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बताकर हमें बताना है कि कौन सा हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों बड़ा बढ़िया से राजस्थान देखें तो मतलब हमें बताना है ये कौन सा सही है ये वाला। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की 25 हैं। तो केरल में दोस्तों ये 20 है, 21 नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ये आप में नहीं गिना जाएगा, ये तीसरा वाला गलत। कर्नाटक में भी दोस्तों 28 है, 30 नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका केवल 1 और 2 सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए अगर ये 95 में एक तरफ दोस्तों आपको दे दिया है, यहाँ पर फल दे दिए हैं और दूसरी तरफ फल का खाने वाला कौन सा भाग है वो, और बताना है आपको कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ देखें अंगूर का दोस्तों तो हम लोग फल भित्ती खाते हैं, यानी ऊपर से ही खा लेते हैं पूरा पूरा। लीची का भी हम लोग एरिल भाग खाते हैं, छिलका हटाकर बाकी उसका खा जाते हैं, एरिल भाग होता है। और नारियल का दोस्तों अंतः फल भित्ती होता है जिसे हम लोग भ्रूणपोष भी कहते हैं, तो ये होना चाहिए। और केला को तो हम दोस्तों ये उसकी मध्य फल भित्ती होती है, तो ये भी केला और ये नारियल के यहाँ गलत दे दिया है, तो ऑप्शन 1 2 केवल सही हो जाएगा, ए वाला। आगे अगर देखें हम लोग, ये हम लोगों का हो गया 95। 96 को अगर देखा जाए यहाँ तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा हमारा ये ऑप्शन सही है, तो जो सही है उसी का बताना है। तो कह रहे हैं मानव रक्त एक अम्लीय विलयन है। तो यहाँ पर दोस्तों मानव रक्त एक अम्लीय विलयन नहीं होता है, रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7.4 होता है रक्त का। कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। आप लोग जानते हैं जब पीएच मान किसी पदार्थ का 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो बेसिक होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो ये आप इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, रक्त केवल 5% भाग पर ही प्लाज्मा होता है। नहीं भाई, 55% रक्त का जो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा अधिक होती है, नहीं भाई, देखते ही समझ गए ये भी गलत है, पुरुषों को ज़्यादा होता है थोड़ा सा। और ये प्लाज्मा रक्त का देखते ही आप समझ गए होंगे, यहाँ ये तीनों जब गलत हो गए स्वाभाविक सी बात है चौथा ये सही होगा। ये प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, यस, तो पीले रंग का होता है ये, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक दिया है आपको, ये जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न, जीपीएस स्पूफिंग क्या है, अभी ये चर्चा में आया था। तो जीपीएस स्पूफिंग दोस्तों ये क्या है, वास्तविक जीपीएस को कोई अगर हैक कर लेता है उसके जगह पर आपको एक गलत जीपीएस भेजकर आपके दोस्तों जो एक रीच होती है कह सकते हैं, जो गंतव्य स्थान तक जो प्लेन वगैरह जाते हैं उनको भटका देते हैं, जो हैकर्स होते हैं हैक कर लेते हैं, उसके स्थान पर फर्जी जीपीएस उसमें मतलब जोड़ देते हैं। तो ये वास्तविक जीपीएस सिग्नल को ओवरसाइट करने के लिए नकली या जाली जीपीएस सिग्नलों रिसीवर को भेजना, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए अगर ये 98 में कह रहे हैं कि आईएनएस सतलज किस देश में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचा, तो ये मालदीव में पहुंचा था, ऑप्शन बी। ये अभी मैंने जो पिछले महीने का करंट पढ़ाया था तो उसमें ये बात बताई थी मैंने डिटेल से। आगे देखें अगर ये 99 में कह रहे हैं भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित सीमा पर, भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित सीमा प्रस्तावित पहले सीमा पार, यानी भारत और भूटान के बीच एक जो प्रस्ताव हुआ है पहला सीमा पार रेल संपर्क लाइनें बिछाने के लिए, तो किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरेंगी, तो असम और पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन नंबर सी, जो दो रेल लाइनों का दोस्तों प्रस्तावित हुआ है असम और पश्चिम बंगाल से, वो होकर वहां पर जोड़ेंगे उनको भूटान से।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता है। देखते ही आप दिमाग में आ जाएगा तुरंत प्राणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखें अगर हम ये 101 वाले में, तो कह रहे हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? तो आप लोग जानते हैं मेरियाना ट्रंच, जो लगभग 11 किलोमीटर का है। दोस्तों आप जानते हैं यह अपने अंदर ये विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको भी ये डुबा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए अगर 102 में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है नहीं है, इसको जरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार पीसीएस जब मैं दिया था मेरा 3 क्वेश्चन इसी के चक्कर में गलत हो गए थे, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था। लास्ट में मैं बहुत जल्दबाजी कर दिया, तो उसमें मेरा 3 क्वेश्चन इसी से गड़बड़ हुए थे। आगे देखें, एनु जनजाति कह रहे हैं श्रीलंका से हैं। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर एनु श्रीलंका से नहीं है। आप लोग जानते हैं एनु जापान की जनजाति है। ये कहाँ की है? जापान की। और श्रीलंका की बात करें तो वहां पर एक बेद्दा नाम के होते हैं जो सबसे प्रमुख जनजाति है। तो बाकी सब सही है। इसका मतलब यही गलत था, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव में पूछा है। तो यही आपका सही हो जाएगा। श्रीलंका की जगह ये जापान होना चाहिए था। बाकी सब अपनी जगह पे सही है। आप इसे एक बार याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे देखें, 103 में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अर्थशास्त्र में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार मिला किस सिद्धांत के लिए प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं जो उनको दिया गया 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, वो नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछ सकता है कौन कौन, या फिर 4 नाम दे देगा, कहेगा किसको नहीं दिया गया है। तो याद रखे रहेंगे आप, उसका एक ऐसे ट्रिक याद कर लिए, JPP। जे से याद कर लीजिए दोस्तों जोएल, पी से नाम याद कर लीजिए फिलिप, अगले पी से नाम कर लीजिए पीटर, यानी जोएल, फिलिप, पीटर। तो इतना नाम याद रखे रहेंगे, आपका काम कर जाएगा। आगे देखें दोस्तों, 104 में पूछ रहे हैं कि गोमती पुनर्जीवन मिशन, यानी गोमती जो नदी है जो हमारे जौनपुर से भी होकर बहती है, तो गोमती पुनर्जीवन मिशन के अंतर्गत नदी संरक्षण के लिए निर्धारित शहरी सीवेज प्रबंधन का लक्ष्य क्या है। दोस्तों अभी मैं अपने गया था गृह जनपद जौनपुर में, देखा गोमती नदी का पानी जैसे एकदम नाले का पानी लग रहा था। तो आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा संकट है गोमती की। तो उसी को दोस्तों थोड़ा सा साफ सफाई को उद्देश्य से नदी संरक्षण के लिए निर्धारित शहरी सीवेज प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है कि जो शहरों का 95% सीवेज है, नाले का पानी है, उसको रोक मतलब है तो फिल्टर करके डाला जाए या उसे रोक कर कहीं और डाला जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। 95% शहरी सीवेज का उपचार और नदी में सीधे प्रवाहित होने से रोकना है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 105वें वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों छठा नदी उत्सव, छठवां नदी उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। तो दोस्तों मंत्रालय तो था दोस्तों ये संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो अगर व्यक्ति अगर पूछ लेगा तो CR पाटिल करके हैं, जल शक्ति मंत्रालय, CR पाटिल, तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। और मंत्रालय पूछे तो वो संस्कृति मंत्रालय। आगे देखें अगर ये 106वें में, तो 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का थीम आपसे पूछ रहे हैं, विषय 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था। तो विषय दोस्तों यही था, धरती और मानव और धरती के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर ह्यूमन एंड अर्थ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए अगर 107वें में, तो कह रहे हैं कि कौन सा सैन्य अभ्यास कोंकण 2025 का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जानते हैं कोंकण ये सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत और ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की भागीदारी वाला यह पहला अभ्यास था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें अगर 108वें में, तो ये भी दोस्तों ये कह सकते हैं स्टेटमेंट टाइप में है। तो कह रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश आ रहा है, रास्ते में उसका माध्यम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा भटक जाता है। जैसे मान लीजिए आप आ रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं और आपका पानी में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड कुछ और होगी, फिर पानी से निकले आप मैदान में चले, फिर थोड़ा सा धूल में चलने लगे, फिर मान लीजिए बहुत तेज हवा में चलने लगे, तो आपका माध्यम जैसे चेंज होगा तो आपकी गति में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रकाश में भी होता है। तो जो प्रकाश का जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसके गति में जो परिवर्तन होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो पहले वाले में कह रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी अपवर्तन प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है, जो मैंने अभी बताया बिल्कुल सही है। तो ये बात एकदम सही है। अपवर्तित किरण हमेशा आपतित किरण की दिशा में ही होती है। कितना आपको एक तरह से गलत बात बताई जा रही है। सोच रहे हैं कि बच्चे जानते नहीं हैं, वो यस कर देंगे, नहीं। ऐसे मान लीजिए एक ये माध्यम है कोई, अब मान लीजिए कोई एक आपतित किरण आई, कोई इंसिडेंट रेज आई, अब यहाँ इस माध्यम से टकराने के बाद क्या फिर इसी दिशा में थोड़ी लौटेंगी, माध्यम पर डिपेंड करेगा कैसा माध्यम है, उसी हिसाब से उसका जो है मतलब अपवर्तन उसका होता है, यानी जो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये माध्यम पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपतित किरण की दिशा में ही रहती है, ये सही बात नहीं है, गलत है। तो आपका केवल आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे अगर देखें 90 वाले में, तो एक इसे तो आप क्लास 9th में ही आपको पढ़ाया गया होगा, कैटालिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक। कैटालिस्ट की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, विचार करके बताना है कि हमारा ये सही ऑप्शन क्या होगा। तो पहला अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो कह रहे हैं यह रासायनिक अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों तेज कर देता है। क्यों, कैसे करता है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो एक्टिवेशन यानी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तो ये बात यहाँ पर सही है। और यह अभिक्रिया के अंत में स्वयं उपभोग हो जाता है। नहीं मेरे भाई, जो कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक होते हैं, वो उसकी परिवर्तित कर देते हैं अभिक्रिया की दर को, लेकिन खुद अभिक्रिया में खर्च नहीं होते हैं, वो अभिक्रिया में वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, स्वयं उपभोग नहीं होता है ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक ही सही है। अगला अगर हम देख लें दोस्तों यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि देखें यहाँ, भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी उत्पादन के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये कट गया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि किफ़ायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प योजना का उद्देश्य जैविक अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करना है, ताकि भारत के कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सके, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन घटाए जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है, आप देखते ही यस कर देंगे। इसमें केवल इतना बड़ा सा लिखा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। अगला वाला अगर हम लोग देख लें, तो सीबीसी उत्पादन के दौरान पोटास आधारित उर्वरक यानी पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर का उत्पन्न होता है, जो उर्वरक आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक हो सके। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका ऑप्शन तो नहीं है, कट गया है वो, लेकिन आप ये जान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं।